प्रिय विद्यार्थियों, आज हमारा अध्ययन का विषय होगा एक व्यक्ति कंपनी तथा बहु व्यक्ति कंपनी में अंतर, डिफरेंस बिटवीन ओपीसी एंड एमपीसी। यहाँ पे अंतर का आधार बेसिस ऑफ डिस्टिंक्शन, उसमें 1 से लेके 15 तक अंतर के कारण दे रखे हैं। उनका हम 1 बाय 1 अध्ययन करेंगे और ये जानने की कोशिश करेंगे कि एक व्यक्ति कंपनी तथा बहु व्यक्ति कंपनी में अंतर किस प्रकार है। सबसे पहले अंतर का आधार दे रखा है कंपनी का प्रकार, टाइप ऑफ कंपनी। एक व्यक्ति कंपनी निजी कंपनी है। जैसा कि हम सब जानते हैं, एक व्यक्ति कंपनी निजी कंपनी है जिसमें केवल एक ही व्यक्ति सदस्य होता है, जबकि बहु व्यक्ति कंपनी एमपीसी कंपनी निजी कंपनी तथा सार्वजनिक कंपनी में से किसी भी प्रकार से हो सकती है। सबसे पहले अंतर हुआ निजी कंपनी कौन सी होगी, एक व्यक्ति कंपनी कौन सी होगी, निजी कंपनी है जिसमें एक ही सदस्य होगा। इसी प्रकार बहु व्यक्ति कंपनी निजी कंपनी भी हो सकती है तथा सार्वजनिक कंपनी भी हो सकती है। दूसरा अंतर का आधार है सदस्य संख्या। एक व्यक्ति कंपनी में एक ही व्यक्ति सदस्य होता है, इसमें यही न्यूनतम एवं अधिकतम सदस्य होता है। ठीक है। बहु व्यक्ति कंपनी यदि निजी कंपनी है तो न्यूनतम 2 तथा अधिकतम 200 व्यक्ति हो सकते हैं। यदि सार्वजनिक पब्लिक कंपनी है तो उसमें न्यूनतम 7 तथा अधिकतम सदस्य कितने भी हो सकते हैं। तो इस प्रकार ये नंबर ऑफ मेंबर्स के आधार पर अंतर हुआ, डिफरेंस हुआ। फिर तीसरा है संचालक डायरेक्टर। एक व्यक्ति कंपनी में कम से कम एक संचालक होना आवश्यक है। इसमें अधिकतम 15 संचालक हो सकते हैं। कितने हो सकते हैं? मैक्सिमम डायरेक्टर 15 किसमें? एक व्यक्ति कंपनी में है। तथा आगे इसमें एक बात और है, विशेष संकल्प पारित कर इस संख्या को बढ़ाया नहीं जा सकता। इम्पोर्टेंट बात इसमें यह है, यदि जब तक विशेष संकल्प पारित कर इस संख्या को बढ़ाया नहीं जा सकता। कहने का मतलब इसमें यह है कि इसको अगर संख्या को बढ़ाना है तो यहाँ पे विशेष संकल्प पारित करना पड़ेगा। इसके बिना संख्या को नहीं बढ़ाया जा सकता। इस प्रकार बहु व्यक्ति कंपनी यदि निजी कंपनी है तो उसमें कम से कम 2 संचालक, डायरेक्टर कितने होंगे? 2 संचालक। तथा सार्वजनिक कंपनी में कम से कम 3 होना आवश्यक है। इस प्रकार कंपनियों में अधिकतम 15 संचालक हो सकते हैं, लेकिन जब तक कि इस संख्या को कंपनी द्वारा विशेष संकल्प पारित नहीं बढ़ाया जाता। ठीक है। तो इस प्रकार ये यहाँ पे भी 15 हो सकते हैं, लेकिन इस संख्या को बढ़ाना है तो यहाँ पे विशेष संकल्प पारित कर बढ़ाया नहीं जाता है। तो ये कुल मिला के यहाँ पे 15 रहेंगे, यहाँ भी 15, लेकिन यहाँ पे मिनिमम जो है, यहाँ पे एक व्यक्ति कंपनी में एक संचालक होगा, जबकि बहु व्यक्ति कंपनी में निजी कंपनी है तो उसमें कम से कम 2 तथा सार्वजनिक कंपनी में है तो कम से कम 3 होंगे। इस प्रकार नेक्स्ट है प्रथम संचालक, फर्स्ट डायरेक्टर। इस कंपनी का एकाकी सदस्य ही कंपनी का प्रथम संचालक माना जाएगा जब तक कि उस सदस्य द्वारा संचालक या संचालक की नियुक्ति नहीं की जाती। इस प्रकार बहु व्यक्ति कंपनी के अंतर नियमों में यदि प्रथम संचालकों का नाम नहीं लिखा है तो कंपनी के सीमा नियम के सभी अभिदाताओं जो कि एकाकी व्यक्ति इंडिविजुअल्स कंपनी के प्रथम संचालक माने जाएंगे जब तक कि कंपनी की साधारण सभा द्वारा विधिवत रूप से संचालकों की नियुक्ति नहीं कर दी जाती है। इस प्रकार अंतर हुआ यहाँ पे प्रथम संचालक यानी फर्स्ट डायरेक्टर। फिर है नेक्स्ट अंतर का कारण क्या है? संचालक मंडल की सभा, बोर्ड मीटिंग्स। यदि निजी कंपनी में देखते हैं, इसमें ओपीसी में देखते हैं
यदि एक व्यक्ति कंपनी में केवल एक ही संचालक है तो उसे औपचारिक रूप से संचालक मंडल की सभा बुलाने एवं आयोजित करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। यदि कंपनी में 2 या अधिक संचालक है तो प्रत्येक आधे कैलेंडर वर्ष में संचालक मंडल की कम से कम एक सभा करनी आवश्यक है, लेकिन इन दोनों सभाओं के बीच का समय अंतराल कम से कम 90 दिनों का अवश्य होना चाहिए। अब इस प्रकार देखते हैं हम बहुव्यक्ति कंपनियों को प्रतिवर्ष संचालक मंडल की कम से कम 4 सभाएं बुलानी पड़ती है। यहाँ पे इधर 2 सभाएं थी ओपीसी में, या एमपीसी में 4 सभाएं साल के भीतर बुलानी पड़ेगी। किंतु यदि 2 सभा के बीच समय का अंतराल कितना होगा, यहाँ पे 120 दिनों से का अधिक नहीं होना चाहिए। वहाँ पे 90 डेज़, यहाँ पे 120 डेज़ का अधिक नहीं होना चाहिए। इस प्रकार ये संचालक मंडलों के सभा का अंतर। फिर नेक्स्ट संचालक मंडल की सभा में गणपूर्ति यानी कोरम फॉर बोर्ड मीटिंग। जिस एक व्यक्ति कंपनी में एक ही संचालक होता है तो उस संचालक मंडल की सभा में गणपूर्ति यानी कि कोरम संबंधी प्रावधान लागू नहीं होंगे। ये ओपीसी की बात कर रहे हैं हम। ऐसी जिस कंपनी में 2 या अधिक संचालक है, संचालक मंडल की सभा में गणपूर्ति संबंधी यानी कोरम संबंधी प्रावधान लागू होते हैं। अब हम देखते हैं एमपीसी में बहु व्यक्ति कंपनी की संचालक मंडल की सभा पर गणपूर्ति संबंधी सभी प्रावधान लागू होते हैं। ठीक है, यहाँ पे इम्पोर्टेंट यही है कि अगर ओपीसी में एक संचालक होता है तो यहाँ पे मंडल की सभा में गणपूर्ति कोरम संबंधी प्रावधान लागू नहीं होंगे, जबकि एमपीसी बहुव्यक्ति कंपनी में संचालक मंडल की सभा में गणपूर्ति संबंधी सभी प्रावधान लागू होते हैं। वार्षिक साधारण सभा। ठीक है, वार्षिक साधारण सभा एक व्यक्ति कंपनी में प्रतिवर्ष वार्षिक साधारण सभा बुलाने व आयोजित करने की आवश्यकता नहीं पड़ती है, कंपलसरी नहीं है वार्षिक सभा। किसमें? ओपीसी में। जबकि प्रत्येक बहुव्यक्ति कंपनी को प्रतिवर्ष एवरी ईयर अपनी वार्षिक एनुअल सभा बुलाना एवं आयोजित करना होती है। यहाँ पे वार्षिक साधारण सभा यानी एनुअल जनरल मीटिंग। फिर नेक्स्ट है अधिकतम अधिकरण की सभा बुलाने की शक्ति। ट्रिब्यूनल्स पावर टू कॉल एजीएम एंड ईजीएम। अधिकरण को किसी भी एक व्यक्ति कंपनी की वार्षिक साधारण सभा, एजीएम तथा असामान्य साधारण सभा बुलाने की शक्ति नहीं है। जबकि इधर हम देखते हैं किसमें? बहुव्यक्ति कंपनी में अधिकरण कुछ दशाओं में किसी भी बहु व्यक्ति कंपनी को अपनी वार्षिक साधारण सभा बुलाना अथवा असामान्य साधारण सभा बुलाने की शक्ति रखता है। ठीक है, यहाँ पे इधर नहीं है और इधर है। अब यहाँ पे 9वां अंतर का कारण धाराएं 100 से 111 तक के प्रावधान लागू होना। तो ओपीसी में किसी भी एक व्यक्ति कंपनी पर धारा 100 से 111 तक के प्रावधान लागू नहीं होते हैं। इन धाराओं में कंपनी की सभाओं संबंधी प्रावधान है। अब इधर बात करते हैं प्रत्येक बहु व्यक्ति कंपनी पर धारा 100 से 111 तक के दिए गए प्रावधान प्रोविज़न लागू होंगे। अब नेक्स्ट है संकल्प पारित किया हुआ। संकल्प पारित किया हुआ डीम्ड पासिंग ऑफ द रेजोल्यूशन। इसमें क्या होगा कि एक व्यक्ति कंपनी की सभा में कोई भी साधारण या विशेष संकल्प तब पारित हुआ मान लिया जाता है जबकि उसका सदस्य उस संकल्प सूचना कंपनी को देता है और उस संकल्प को कार्यवर्तात यानी मिनट्स पुस्तिका में लिखकर सदस्य तिथि के
साथ उस पर हस्ताक्षर सिग्नेचर कर दिए जाते हैं। इस पर बहुव्यक्ति कंपनी की सभा में कोई भी साधारण या विशेष संकल्प पारित किया हुआ तभी माना जाता है जबकि उस सभा में किए जाने वाले साधारण तथा विशेष कार्य की सूचना की गई हो तथा सभा के लिए साधारण अथवा विशेष संकल्प पारित वास्तव में पारित हुआ हो। इसके पश्चात उस संकल्प को कार्यवर्तात् पुस्तिका लिखा जाता है तथा सभापति द्वारा उस तिथि के साथ हस्ताक्षर सिग्नेचर कर दिए गए हो। इस प्रकार संकल्प पारित किया हुआ कि यहाँ पे अंतर का कारण हो सकता है। फिर नेक्स्ट है नगद प्रवाह विवरण, कैश फ्लो स्टेटमेंट। एक व्यक्ति कंपनी की दशा में नगद प्रवाह विवरण कंपनी के वित्तीय विवरण में सम्मिलित इंक्लूड नहीं होता है जबकि बहुव्यक्ति कंपनियों की दशा में लघु तथा निष्क्रिय कंपनियों के अतिरिक्त नगद प्रवाह विवरण कंपनी के वित्तीय विवरण में इंक्लूड है, शामिल है, सम्मिलित है। नेक्स्ट है वित्तीय विवरण का अनुमोदन, अप्रूवल ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। एक व्यक्ति कंपनी की दशा में वित्तीय विवरण का अनुमोदन कंपनी के केवल एक संचालन द्वारा भी किया जाता है। किसमें? ओपीसी, एक व्यक्ति कंपनी में। कंपनी में क्या होता है? वित्तीय विवरण का अनुमोदन कंपनी के केवल एक संचालक द्वारा भी किया जा सकता है जबकि इसमें प्रत्येक बहुव्यक्ति कंपनी में वित्तीय विवरण का अनुमोदन कंपनी के संचालक मंडल द्वारा किया जाना चाहिए लेकिन तत्परता उस कंपनी के अध्यक्ष के हस्ताक्षर होने चाहिए यदि संचालक मंडल ने उसे उस हेतु अधिकृत किया है। यहाँ पे इस पर ध्यान देने वाली बात है, अन्यथा इस स्थिति में इस प्रकार दो संचालकों के प्रबंध संचालक या मुख्य कार्यपालक अधिकारी यदि कंपनी में है, कंपनी के मुख्य वित्तीय अधिकारी के यदि कंपनी में है तो कंपनी के कंपनी सचिव के यदि कंपनी में नियुक्त हो तो हस्ताक्षर होने चाहिए। इस प्रकार वित्तीय विवरण का अनुमोदन यहाँ पे भी अंतर का कारण है। फिर वित्तीय विवरण की स्वीकृति, ये अडॉप्शन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। एक व्यक्ति कंपनी में वित्तीय विवरण को स्वीकृति कंपनी के इकाई के सदस्यों द्वारा किया जाता है। बहुव्यक्ति कंपनी में के वित्तीय विवरण को स्वीकार कंपनी की वार्षिक साधारण सभा द्वारा किया जाता है। ठीक है, ये भी अंतर का कारण हो सकता है। फिर नेक्स्ट है वित्तीय विवरण फाइल करना, फिलिंग ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। एक व्यक्ति कंपनी को अपना वित्तीय विवरण अपने वित्तीय वर्ष की समाप्ति के 180 दिन 180 डेज के भीतर रजिस्ट्रार के पास फाइल करना होता है जबकि बहुव्यक्ति कंपनी यानी एमपीसी को अपनी वित्तीय विवरण कंपनी की वार्षिक साधारण सभा की तिथि के 30 दिनों के भीतर रजिस्ट्रार के पास फाइल करना होता है। यहाँ पे 30 दिन है और वहाँ पे 180 दिन थे, तो ये भी एक अंतर का कारण हुआ। नेक्स्ट है वार्षिक विवरणी पर हस्ताक्षर। तो यहाँ पे एक व्यक्ति कंपनी की वार्षिक विवरणी पर कंपनी सचिव सीएस द्वारा अथवा कंपनी में कंपनी सचिव नहीं होने पर कंपनी के किसी भी एक संचालक द्वारा हस्ताक्षर सिग्नेचर किए जा सकते हैं। ठीक है, यानी वार्षिक विवरणी पर कंपनी के सचिव का सिग्नेचर होगा लेकिन कंपनी सचिव नहीं होने के कंपनी के किसी एक संचालक का हस्ताक्षर होगा। इस प्रकार बहुव्यक्ति कंपनी की वार्षिकी विवरण पर कंपनी सचिव की द्वारा यदि कंपनी सचिव नहीं होने पर किसी व्यवसाय कंपनी के सचिव सीएस इन प्रैक्टिस द्वारा हस्ताक्षर किए जा सकते हैं। इस प्रकार ये अंतर हुए। ओके।